नमस्कार साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर जीके का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो जो है ये सिलेबस से संबंधित ही होगा। इसमें आपको क्या क्या सिलेबस में किस तरह से चीजें हैं, क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका सिलेबस है, एक बार इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी, ताकि बार बार नेक्स्ट वीडियो है उनमें नहीं बताना पड़े। इन वीडियो के अंदर ही कुछ मेन मेन बातों को मैं आपको समझा दूं तो आपके वो चीजें हमेशा ध्यान में रहेगा। देखिए, ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें हिस्ट्री के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपने ये कोर्स लिया है। यानी 15 क्वेश्चन का मतलब है 30 अंक। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। उसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट किससे हैं? हिस्ट्री से। अब पहली बात तो यह है कि जो अंतिम चयन होता है उसमें अंतिम चयन में इन हिस्ट्री के क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। अब आप कहेंगे कि सर बहुत बड़ा रोल कैसे है? तो बहुत बड़ा इसका रोल ऐसे है कि ये मैटर फिक्स है। यानी इसमें जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक है 1857 की क्रांति, तो अब ऐसा थोड़ी है कि अगले साल कुछ इसमें नया कुछ चेंज हो गया और कुछ नया इसमें आ गया अपडेट। ऐसा तो नहीं है। वीडी सावरकर जो है वो चीज है, जो भी है रास बिहारी बोस, जो इनके बारे में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है। मौर्य काल के अंदर मान लीजिए आर्ट, साइंस और साहित्य, लिटरेचर, तो फिक्स है वो चीजें। तो जो चीजें फिक्स होती है उनका सबसे बड़ा एक आसान या सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनको बार बार आप अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। तो आप इस पेपर में 15 में से कम 12 क्वेश्चन जो है वो आप बिल्कुल सही कर आएंगे। ये मैं आपको इतनी गारंटी से आपको कह सकता हूं कि 15 में से कम 12 आप सही करके आ जाओगे। तो अब हम बात करते हैं आगे। और दूसरी बात यह है, मैं आपको कुछ पहले और बातें बता दूं कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जो वीडियोस मैं बनाऊंगा यहां पे। दूसरा, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स, जो अच्छी ऑथेंटिक किताबों से अलग अलग। आप देखिएगा, कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बुक्स आपको अलग अलग ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑथेंटिक किताबों की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऑथेंटिक किताबें आते हैं। 500 रुपए की, 600 रुपए की एक किताब आती है। और उस एक किताब के अंदर भी ये सारे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे। किसी ऑथेंटिक किताब से मैंने कौन सा मैटर लिया है, किसी ऑथेंटिक किताब से कौन सा है, कई कई ऑथेंटिक किताबों से, एक ही नहीं कई कई किताबों से निकाल करके और एक अच्छा खासा मटेरियल आपके लिए तैयार किया है। तो आपको अलग अलग ऑथेंटिक किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको करना यह है कि एक सहायता के तौर पर आप एक्स्ट्रा कोई गाइड ले सकते हैं। अभी तो मैं कोई नहीं बताऊंगा। बाकी हमारी भी कई इसमें मैटर वगैरह, कई गाइड वगैरह इस बार मेरी आ रही है कई सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में आपको बता देंगे। नहीं तो आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हो। तो अभी एक बार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा। आपके पास कोई ऑलरेडी अच्छी कोई गाइड है तो आपको कोई नई लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने नहीं लिया है अभी, तो फिर आगे जैसे जैसे समय निकलेगा, कोई अच्छी गाइड अगर मेरे ध्यान में आएगी तो आपको बता देंगे। नहीं तो आप कोई भी एक एक्स्ट्रा गाइड ले सकते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं जो आपको यहां पढ़ा रहा हूं ये चीज आप घोट के पी जाना। आप कम से कम 70-80% क्वेश्चन जो है वो केवल इन नोट्स और वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे थे, एक तो आपको यहां वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्लस जैसा मुझे इसमें ठीक लगेगा उस हिसाब से टेस्ट पेपर आपके इसमें होंगे। तो वो कब लेना है टेस्ट पेपर, कैसे होगा, वो मैं सूचना आपको दे दूंगा, वो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले जरूरी है वीडियो लेक्चर और नोट्स। वीडियो लेक्चर के बारे में मैं आपको चीज बता दूं, तो जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक आप एक ही वीडियो को जितनी बार चाहे देख सकते हैं। कोई उस पर रोक टोक नहीं है,
जब तक आपके वैलिडिटी है। और इसके अलावा वीडियो को आप ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही, जो ऐप है इसी के अंदर ही ऑफलाइन भी सेव हो जाएगा। हर वीडियो के आगे एक तीर का निशान बना होगा, वो दरअसल ऑफलाइन सेव का ही बटन है। उस पर क्लिक करके आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। फिर जब आप अपने ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर की साइड 3 लाइन बनी आएगी जब ऐप को ओपन करेंगे। जहां आपका नाम वगैरह उस पर क्लिक करते हैं तो आपका नाम वगैरह, ORG कोड वगैरह और वो चीजें लिखी होती है, तो वहीं वो चीज लिखी मिलेगी ऑफलाइन वीडियोस। जब आप इन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप सेव करेंगे वो वहां ऑफलाइन वीडियोस में सेव होता रहेगा। इसके अलावा नोट्स की बात करें तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे मेरे, लेकिन जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कई बार, और कि आप इन वीडियो ये जो नोट्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट नहीं कर सकते और ना ही इनका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, आपको मार्केट से नई एक बुकलेट खरीदनी है, कॉपी, व्हाइट पेज की कॉपी हो, अच्छी हो, सुंदर। उस व्हाइट पेज की कॉपी में सबसे पहले तो आपको ये सिलेबस जो है सारा ये हिंदी में लिखना है। मैं हिंदी में इनको बताऊंगा साथ साथ में क्या क्या है, और बाकी मैं भी जब नोट्स वगैरह अपलोड करूंगा तो उसमें सबसे पहला पेज आपके सिलेबस का ही होगा, जो कि हिंदी में लिखा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेज पे आप सिलेबस लिखिएगा, और उसके बाद मैं नोट्स यहां जो भी अपलोड करता हूं आप वो नोट्स अपनी उस कॉपी के अंदर नोट डाउन करें। कोई अच्छी चीज भविष्य में मिलती है, कुछ अच्छा कोई पॉइंट मिलता है तो नोट्स के साथ में लिख लो, उस चीज को ऐड कर लो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो ही आपको लाभ होगा। बाकी कई विद्यार्थी कहते रहते हैं सर प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दो और हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। भाई लिखने के अंदर जोर आता है तो आना चाहिए, जब तक आप चीज लिखोगे नहीं तब तक वो चीज आपको याद नहीं होगी। तो इसलिए लिखना जरूरी है। और नोट्स जो हैं, नोट्स तो नोट्स हैं, तो ये कोई वैसे भी नहीं है कि मैंने कोई सारी जो बुक है वो ही पूरी ला करके आपके सामने रख दी हो। नोट्स तो वही है, सार, एक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं सार सार। तो नोट्स में तो वैसे भी कोई मटेरियल इतना भी ज्यादा नहीं होता कि आपको भाई एक्स्ट्रा मटेरियल, जो बहुत ज्यादा जो मैटर होता है वो तो ऑलरेडी मार्केट में किताबों में भरा हुआ है। कितनी ऑथेंटिक किताबें आती है, कितनी गाइड आती है। तो अगर मैं नोट्स भी उतने बड़े बड़े नोट्स देता हूं तो फिर नोट्स का मतलब ही क्या रहा। नोट्स का मतलब है सही कम शब्दों के अंदर बेहतरीन चीज। तो इन नोट्स के तो आपको घोटे लगाने चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा वीडियो और नोट्स, तो इनके तो आप अच्छे से घोटे लगा लेना। और बाकी इसके अलावा कोई विद्यार्थी फिर भी कहे सर मैं कोई ऑथेंटिक किताबें वगैरह भी पढ़ना चाहता हूं, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मना तो है नहीं। मार्केट के अंदर इतनी ऑथेंटिक किताबें आती है, मानक किताबें आती है, हिस्ट्री के अंदर तो किताबों की भरमार है। लेकिन एक किताब के अंदर तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि किताबें आपको मिलेगी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आपके तो सारे हैं इसमें। तो एक प्राचीन इतिहास की भी ऑथेंटिक किताब खरीदोगे तो कम से कम 500-600 रुपए की आती है। 300 रुपए से 300, 350 रुपए से ऑथेंटिक किताबें शुरू होती हैं, और कम से कम 500, 600, 700, 800 रुपए तक की किताबें आपको मिलेगी अकेले प्राचीन इतिहास की। जैसे प्राचीन इतिहास में किताब मानी जाती है केसी श्रीवास्तव, बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। लेकिन उस किताब को अगर देख लोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे इतनी बड़ी किताब, उसमें पढ़ना सिर्फ ये है, ये वाला इतना पढ़ना है। तो आपको एक नाम मात्र के शुल्क के अंदर, ये क्या शुल्क होता है कि जितना मैं ले रहा हूं उतना एक नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपको इतनी इतनी महत्वपूर्ण क्रीम चीज उपलब्ध करवा रहा हूं। तो मेरे साथ साथ जो है वो डेली का वीडियो देखते रहिएगा। एक वीडियो का टाइम जो है वो एवरेज 30 से 35 मिनट के आसपास रहेगा। लगभग शाम के समय मैंने रखा है 6, 6:30 के आसपास का समय है, उस टाइम वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। क्योंकि वीडियो जब अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद में भी उसको समय लगता है ऐप के अंदर ओपन होने में। कई बार 10 मिनट में ओपन हो जाता है, कई बार 20 मिनट लग जाता है, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। तो कोई फिक्स टाइम तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो ओपन ही हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको मैंने एवरेज 6 बजे का समय मैंने आपको बता दिया है शाम का। तो 6:10 पे, 6:15 पे उस वक्त वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। आप अपनी सुविधा से उनको कभी भी देखें। और जिस फोन में आपने, जिस सिम से आपने कोर्स लिया है
उसी सिम पे कोर्स आपके चलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपके पास एक फोन है और आपने उसमें सिम डाल रखी है और उसी सिम से आपने कोर्स लिया है, तो उस फोन में आपका कोर्स चलता रहेगा। तो जिस फोन में आप चलाना चाहते हैं वो सिम भी उस फोन में होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आगे की क्या आपका सिलेबस है। और हिस्ट्री मेरा इतना प्रिय सब्जेक्ट है, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मुझे मजा आता है। अभी मेरे पास इतना हालांकि उतना समय नहीं था कि मैं फर्स्ट ग्रेड का जो ऑप्शनल पेपर है उसका हिस्ट्री का सिलेबस का कोर्स निकालता। मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन समय की कमी है, वो उतना नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं चीज कोई पढ़ाता हूं तो पूरी दिल खोल के पढ़ाता हूं, पूरी ईमानदारी से। और वो जब चीज नहीं हो तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए निकाल देना, वो मैं नहीं करता। लेकिन हाँ, कभी लाऊंगा जरूर। क्योंकि हिस्ट्री और साइकोलॉजी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिल से निकलते हैं, जिनको पढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी है, समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत मजेदार मजेदार टॉपिक आते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या क्या है इसमें आपको, अब ये सारा है इसमें। एनिसेंट हिस्ट्री भी है, कुछ मिडाइवल का भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और राजस्थान का भी है। राजस्थान इसमें आधुनिक राजस्थान से संबंधित है ज्यादा जो है। सबसे पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्त पीरियड। क्या है इसमें, किसका विकास, कला, विज्ञान और साहित्य, किसका पढ़ना है, मौर्य और गुप्त काल का। अब कितना अच्छा टॉपिक इन्होंने दे दिया आपको। इसमें ये राजवंश नहीं पढ़ना है पूरा, कि मौर्य काल में जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है वहां से लेकर के अंतिम मौर्य तक, या गुप्त काल में प्रारंभिक से लेकर के अंतिम गुप्त तक सबके बारे में ये नहीं पढ़ना है। वो पढ़ना होता तो सिर्फ ये इतना ही लिखता, मौर्य और गुप्त, तो फिर आपको सब पढ़ना पड़ता। लेकिन सिलेबस इसने डिसाइड कर दिया है कि कला, साहित्य और ये विज्ञान वाला ये पढ़ना है मौर्य और गुप्त काल के दौरान। तो कितना शानदार टॉपिक है। अब ये टॉपिक पढ़ने में आपको बोर लगेगा, मैं ये और बता दूं, आपको सोचोगे मजा, हर चीज में मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा नहीं होता है। कई चीजें आपको जो है उसमें, हर चीज में वो नहीं होती। इतिहास के अंदर कई टॉपिक होते हैं, उनमें बड़ी जोरदार एक के बाद एक कहानियां होती है, बड़ी स्टोरी होती है। जो ये साहित्य वाले टॉपिक होते हैं, कला संस्कृति वाले या विज्ञान वाले, तो उसमें कहां से कोई कहानियां आएगी, कहां से रोमांचक चीजें बनेगी। किताब किसने कौन सी लिखी, किस चीज का विकास हुआ, क्या बनाया, किस किस का साहित्य किसके द्वारा रचा गया, साइंस में किस चीज का कोई विकास हुआ, उस वक्त कोई आविष्कार हुआ। दूसरा है एनिसेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। क्या है इसमें, कि प्राचीन भारतीय शिक्षण व्यवस्था और शिक्षण संस्थान। तो प्राचीन समय में अंदर कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं थी, किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ। जैसे मान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो ये इस तरह से आप जब ये पढ़ते हैं तो इनके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। और इंडियन कल्चरल एक्सपेंशन अबॉर्ड, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब मैं इतने विश्वास के साथ आप कह रहा हूं कि अगर आपने ईमानदारी से यहां ढंग से पढ़ाई की मेरे साथ साथ, आप 15 में से 12 आराम से कर जाओगे, इतने विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। तो ये पहला टॉपिक हो गया, आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश काल के अंदर शिक्षा का विकास कैसे हुआ। भाई जब अंग्रेज यहां आए थे तो उस समय जो शिक्षा का धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक के बाद कई एक्ट बनाए, कुछ कई तरह की चीजें हमारे सामने आकर के आती है। तो हालांकि अंग्रेजों ने कोई अपने फायदे, कोई भारतीयों के फायदे के लिए शिक्षा का विकास नहीं किया था। अंग्रेज जब भारत आते हैं तो उनको एक बाबू वर्ग चाहिए था जो उनका काम पढ़ सके, काम कर सके, लिखा पढ़ी कर सके। क्योंकि अंग्रेजों की संख्या कम थी, उनको शासन करने के लिए लोग चाहिए थे। तो लोग चाहिए होंगे तो कैसे लोग चाहिए, पढ़े लिखे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाए, नए नए नियम लेकर के आए
कि जो मध्य शिक्षा, ये माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उच्चतर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, कॉलेज ऐसा होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, तो वो हमें पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ये जीके के अनुसार आपको पढ़ना है। मैं कुछ बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना, इनको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ऑप्शनल पेपर के अंदर जितना डिटेल में पढ़ते हैं उतना डिटेल में कहीं से पढ़ने की कोई गलती मत कर देना, या कोई सलाह आपको दे दे कि नहीं नहीं ये तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा जो ऑप्शनल में पढ़ते हैं, उसमें इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ऑप्शनल पेपर होता है जहां बहुत डीपली आपको चीजें पढ़नी पड़ती है। ये 15 क्वेश्चन आएंगे तो ये सिलेबस आपका जीके के अकॉर्डिंग रखा गया है, और हर सब्जेक्ट का विद्यार्थी ये पेपर देगा। साइंस का विद्यार्थी भी ये पेपर देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, हिस्ट्री, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट का विद्यार्थी ये पेपर देगा जीके वाला। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको जो डोज लेनी है, जो खुराक लेनी है, वो जीके के अकॉर्डिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें और आप उसको बड़े खुश होकर पढ़ोगे, नहीं नहीं जितना पढ़ो उतना ही कम है, ऐसा नहीं होता है। रीट में मैंने तैयारी करवाई थी तो रीट के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई थी, तभी उसमें से पूरा 100% पेपर आ गया। वो मैं भी कहता नहीं नहीं रीट का तो है तो आपको तैयारी करनी चाहिए जैसे आप कोई कॉलेज में पढ़ाना है, तो कुछ नहीं आएगा कॉलेज वाले में से। रीट के एग्जाम में तैयारी होती है एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपको एग्जाम क्रैक करना है, ना तो आपको विद्वान बनना है ना ही आपको ज्ञानी बनना है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। बाकी अपना कोर्स चलता रहेगा, बहुत सी चीजें आप सीखते जाओगे। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आप देखते हैं कि कहां से शुरुआत होती है, क्यों शुरुआत हुई, फिर मुख्य मुख्य जगह कौन सी है, मुख्य मुख्य नेता, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन से स्थान से किस नेता के द्वारा विद्रोह किया गया वो हमें पढ़ना है। अंग्रेजों ने दबाने के लिए क्या किया इस विद्रोह को, इस स्वतंत्रता आंदोलन को, और क्या उसके परिणाम रहे और वो असफल क्यों हुआ। फिर आता है राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश ये जो शुरू की शिक्षा की तो थी अपने फायदे के लिए। आप जानते हैं कि अंग्रेज जो जहांगीर के समय वो भारत में आ जाते हैं अनुमति ले लवा के, और हालांकि पहले भी उससे पहले प्रयास किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर लेकिन यहां बा करके वो सफल हो जाते हैं। फिर आगे की आप जानते हैं धीरे धीरे समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है उसके साथ ही अंग्रेजों ने बंगाल में अपना झंडा गाड़ दिया, प्लासी के युद्ध के साथ ही। और फिर उसके बाद में जो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है उसमें तो एक तरह से मोहर लग गई थी कि भाई अंग्रेजों का बहुत बड़ा साम्राज्य फैलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों ने जो बंगाल का नवाब था इस बक्सर के युद्ध में उसको तो पराजित किया ही किया, उसके साथ जो गठजोड़ करने वाले थे एक तो अवध का नवाब था और एक जो था दिल्ली का मुगल सम्राट, जो कि हिंदुस्तान का मुगल सम्राट कहते थे। तीनों को एक साथ हराया था अंग्रेजों ने। यानी 1757 से लेकर के 1764 कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। इन 7 सालों के अंदर ही अंग्रेज इतने मजबूत हो गए बंगाल के संसाधनों का प्रयोग करके कि उन्होंने तीनों की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया और अपने हिसाब से शर्तें रखी। फिर अंग्रेज जैसे जैसे आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति होती है। फिर हालांकि वो असफल हो गया लेकिन लोगों में एक विश्वास जरूर हो गया था कि अगर हम सम्मिलित रूप से प्रयास करें तो हम सफल हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने जो शिक्षा का विकास किया, उस शिक्षा के विकास के दौरान कुछ पढ़े लिखे ऐसे युवा भी सामने आए जिन्होंने दुनिया को देखा कि रूस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, कहीं और कंट्री है, यूएसए है, कहीं पूरे दुनिया के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही है, हमारे आसपास क्या घट रहा है। तो उनका दिमाग चला। तो कुछ पढ़े लिखे उत्साही लोग हमारे सामने आते हैं और वहां से फिर वो लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि हमें स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना है। तो अलग अलग रूप में प्रयास करेंगे। गांधी जी 1915 में भारत आए थे। गांधी जी ने अपना एक अलग प्रयास शुरू होगा, गांधी युग कहते हैं उसको 1915 के बाद। उससे पहले भी तो प्रयास हो ही रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले प्रयास नहीं हो रहे थे।
तो आप देखेंगे कि लगभग 1885 से लेकर के 1915 के बीच में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर 1915 से तो गांधी युग ही शुरू हो जाता है। तो गांधी जी तो आपके है भी सही, पूरा टॉपिक है। वीडी साहब, फिर ये नेशनल जो मूवमेंट है, इसके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे, तो वो हमें देखने हैं। तो वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। और तो यहां तक ये कई नेताओं के नाम हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनको पढ़ना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इनका नाम जो है, इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण पुस्तकें, मतलब ये समझ लेना कि कैसा पेपर आएगा वही बता रहा हूं सीधा। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। दूसरा, कौन सा किस संगठन से जुड़ा, किसने कोई नया संगठन बनाया या वो खुद किसी संगठन में शामिल हुआ, उस संगठन से जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण नेता, ये हो गया। और किसी महत्वपूर्ण नेता को कोई स्पेशल जेल के अंदर रखा गया, वो जेल कौन सी थी, उस जेल का नाम पूछ सकते हैं कि कहां की जेल थी वो, उस जेल का नाम आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ 3-4 तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। अब उसके बाद में आता है जन जागरण, मतलब उसमें जो धार्मिक पुनर्जागरण, सोशल और रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। तो किस किस का महत्वपूर्ण नाम आता है, राजा राममोहन राय का, महर्षि दयानंद सरस्वती का और स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक रूप से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया कि सही मायने में धर्म क्या होता है, सही मायने में समाज के अंदर सुधार क्या होना चाहिए। तो उन चीजों के लिए प्रयास किया था इन 3 प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा, महान व्यक्तियों के द्वारा। तो कई बार आप में से कई विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो वो इसलिए परेशान हो जाते हैं, सर हमारे घर में दिक्कत है या लोग हमको कुछ बोल देते हैं। आप इन लोगों को देखेगा हमेशा, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, कभी डीपली पढ़ के इनको, कभी सिर्फ सिलेबस से बाहर आकर के भी इनकी जीवनियां पढ़ के देखिएगा, लोगों ने पत्थर तक मारे इनके पीछे भाग भाग के। तो आपको क्या लग रहा है, स्वामी विवेकानंद को कभी कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो देखनी नहीं पड़ी अपने जीवन काल में? लोगों ने विवेकानंद जी को जहर से मारने का प्रयास किया, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को तो मार ही दिया था। ये जोधपुर में वो महाराजा था जसवंत सिंह सेकंड, तो उसकी थी कोई, वो एक महिला थी पासवान टाइप, नन्ही जान, उसने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर दे दिया। क्या इन लोगों के सामने क्या जीवन में कोई समस्या नहीं आई, या जहर देने से पहले कभी कोई समस्या नहीं आई? राजा राममोहन राय के तो इतनी समस्याएं आ गई थी, लोग मारने को पीछे दौड़ गए थे कि भाई जो आदमी ये कह रहा है मैं सती प्रथा गलत है, खत्म करूंगा इसको। व्यक्ति अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी परंपराओं को, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या है तो इन लोगों को देख लेना, ये वो लोग हैं जिन्होंने, लोगों ने पत्थर तक फेंके हैं, यही के लोगों ने। जबकि आज हम इन लोगों को याद करते हैं कि इन लोगों ने कितना अच्छा अच्छा किया। वो अच्छा भी आसान नहीं होता है, किसी का भला भी करो वो भी आसान काम नहीं है। लोग कांटे फेंकने के लिए तैयार रहते हैं उस पे। तो ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें गांधी जी से संबंधित इस परीक्षा में कभी प्रश्न ना आया हो। 15 में से एक क्वेश्चन तो मान के चलो महात्मा गांधी से संबंधित आएगा। और गांधी जी के साथ भी वो समस्याएं बहुत हुई थी, उनको भी हमेशा विरोध काफी झेलना पड़ा। तो गांधी जी के बारे में आपको जो पढ़ना है वो, हालांकि उनके 1915 से पहले का जीवन, आप गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो एक तरह से 1915 से पहले का जीवन, जब गांधी जी यहां नहीं थे, साउथ अफ्रीका थे। साउथ अफ्रीका वो गए थे एक वकील के तौर पर, लेकिन वापस जो व्यक्ति वहां से आता है वो एक व्यक्ति नहीं होकर के और एक महात्मा के रूप में आप उसको मानिएगा। देखिए, आप ये चीजें आप यहां मत करने लग जाना कि भगत सिंह को फांसी हो गई थी, यहां आप इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, किसी व्यक्ति का महत्व पढ़ना है। क्योंकि मेरे पास पहले भी इस तरह के कई बार ये मैसेज आ जाते हैं, सर आपने उसको महान कैसे बोल दिया, गांधी जी को आपने महात्मा कैसे बुला दिया।
इन संकीर्णताओं से बाहर निकलिए और किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से कोई पढ़ा रहा हो, बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए मेरा काम है उस टॉपिक के अंदर आपकी रुचि उत्पन्न करना और वो टॉपिक आपको समझाना। बाकी आपको जो जचे, जैसा आपको समझ में आए, आपको नहीं समझना हो तो मत समझना, क्योंकि कई बार इस तरह के इंसिडेंट मैंने देखे हैं। क्योंकि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी ज्यादा ज्ञान लेता है, वो अच्छी ऑथेंटिक किताबों को नहीं पढ़ता, वो इन्हीं से सारे दिन ज्ञान लेता रहता है और उसके दिमाग में एक कचरा भरता रहता है। तो गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया कि 1915 से पहले जो व्यक्ति गया था वो एक वकील था, और जो वापस व्यक्ति भारत आता है वो एक महात्मा के रूप में हमारे सामने आता है, जो व्यक्ति वहां सब कुछ सीख करके आया था। गांधी जी ने भारत में जितने ये किए, असहयोग आंदोलन वगैरह, ये सारी चीजें जो चलाई, ये सब गांधी जी वहां साउथ अफ्रीका के अंदर सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। और गांधी जी ने वहीं सोच लिया था कि मैं भारत जाऊंगा तो पहले मैं यहां ये सब चीजें मैं प्रयास करके देख लूं। आपको क्या लग रहा है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका जाने के बाद वापस आए नहीं थे? गांधी जी वापस आए थे। ये जैसे कई नेता हैं, जो बाल गंगाधर तिलक, उनसे भी मिले। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था पहले, उसमें भी गांधी जी गए थे। लेकिन गांधी जी यहां रुके नहीं, वापस चले गए थे साउथ अफ्रीका। उनको लगा हुआ कि अभी तैयार नहीं है, यहां की जो भूमि है वो मेरे हिसाब से मैं इस पर नहीं बैठ पाऊंगा अभी। बहुत दूरदर्शी एक व्यक्ति, सोचने वाला और दूरदर्शिता के साथ चलने वाला व्यक्ति ही इन आंदोलन को चला सकता था। भावनाओं में बह करके बह के कभी भी आंदोलन नहीं चलते हैं। तो ये पढ़ना है गांधी जी 1915 से लेकर के, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 1915 से लेकर के और मुख्य रूप से 1942 का समय। तो फ्रीडम, अब ये यहां से राजस्थान के बारे में है, ये एक यूनिट जो है आपकी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 राजस्थान के बारे में। और फिर ये जो है आंदोलन किसान और जनजाति आंदोलन, और 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट है, ये केसरी सिंह बारट के ही छोटे भाई हैं। और अर्जुन लाल सेठी जी को तो आप जानते हैं, जयपुर के थे। वही कथन इनका कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, वही अर्जुन लाल सेठी जी हैं। और विजय सिंह पथिक, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में तो एक यूनिट ये राजस्थान वाली है। फिर है शिवाजी और मराठा स्वराज, राजपूत पॉलिटी, और फिर है कल्चर, ये सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7 to 12th सेंचुरीज। तो शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये आपका हो गया मराठा स्वराज। और ये राजपूत पॉलिटी वाला जो टॉपिक है, ये इसमें आपको क्या देखना है, 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है उसको राजपूत काल भी कहते हैं। तो आपके पूरा डिटेल में नहीं है, कई विद्यार्थियों इस टॉपिक में बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर इसमें क्या क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने कोर्स ले लिया, वो सब मेरा काम है कि मुझे आपको इसमें क्या क्या चीज करवानी है। तो कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। यानी ये 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय एक तरह से राजपूत काल ही कहलाता है भारत में। तो इस काल के दौरान राजपूतों की राजनीति, समाज और संस्कृति, तो उससे संबंधित चीजें हमें पढ़नी है। तो बहुत सावधानी से पढ़ने वाला टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप तरीके से, आप जैसे मेवाड़ राजवंश है मान लो, तो वैसे देखा जाए तो 7वीं से 12वीं शताब्दी में तो आएगा। तो ऐसा थोड़ी का मेवाड़ राजवंश सारा सब पहले वो गोहिल से लेकर के 566 ईस्वी से लेकर के और कमा 12वीं शताब्दी तक, यानी जो मध्यकाल में यहाँ एक शासक आता है मेवाड़ का, जेतर सिंह, बस वहां तक मैं सारा पढ़ दूंगा एक मेवाड़ का। फिर मैं जितने भी राजस्थान के राजवंश है सब 7वीं से 12वीं पढ़ूंगा। फिर उत्तर भारत के जो राजपूत थे उन सब के बारे में भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा ये। फिर आता है भक्ति मूवमेंट और कल्चरल सिंथेसिस, तो भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक विश्लेषण। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण जो संत वगैरह हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। अब इस मुगल पीरियड वाले के अंदर बात वही होगी जो मौर्य और गुप्त काल वाली है। यहां से वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि अकबर के समय के बारे में बताओ, अकबर ने शासन कैसे किया।
आपसे वो डायरेक्ट यही पूछ रहा है कि मुगल काल के दौरान, तो मुगल काल के अंदर अगर आप अगर इसकी बात करेंगे तो फिर वही है कि पूरा मुगल काल में बाबर से लेकर के और आगे के शासकों तक। हालांकि सबसे ज्यादा जो चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी वो अकबर के समय की मिलेगी, क्योंकि अकबर के समय एक तरह से आप स्वर्णिम काल ही समझ लो। हिंदी साहित्य का भी जो समय है वो अकबर के समय का स्वर्णिम काल कहलाता है। वो हिंदी साहित्य के अंदर भी, चाहे साहित्य हो, कला हो, विज्ञान, ये जो भाषा, एजुकेशन, साहित्य, कला, स्थापत्य कला, तो हिंदी साहित्य का समय तो अकबर के समय का स्वर्णिम काल कहलाता है। तो आपको मुख्य मुख्य जो शासक पढ़ने हैं, हालांकि बाबर के समय आपको देखिए शुरू के मेन 6 शासकों के बारे में ध्यान रखना होता है। पहले बाबर आता है, हुमायूं, हुमायूं का बेटा है अकबर, अकबर का बेटा है जहांगीर, जहांगीर का बेटा है शाहजहां, शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। बाबर 1526 में आएगा, 1526 से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 तक। तो मुख्य रूप से आपके जो पढ़ने का समय है कि कौन कौन सी चीजें किस, तो एक तरह से मुगल काल का टाइम तो लगभग यही है। क्यों? बाद के तो नाम मात्र के शासक हैं वो, और 1857 में तो पूरी तरह खत्म हो गए। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत पहले ही ये नाम मात्र के रह गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पतन शुरू हो जाता है इनका। और मृत्यु के बाद क्या, औरंगजेब ने अपने जीते जी जो भी काम किया उसका परिणाम उसके आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ा। अकबर ने 50 साल तक जिस चीज को बनाने का कार्य किया, अपनी दूरदर्शिता और अपनी समझ से जो शासन बनाया, राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, जाटों के साथ, सबके साथ अकबर ने मधुर संबंध बनाने की कोशिश की। और औरंगजेब ने अपने 50 साल के कार्यकाल में उन सबको बिगाड़ने का काम किया। तो मुगल काल का जो पतन तो औरंगजेब के समय ही शुरू हो चुका था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कब हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में सब कुछ एक तरह से खत्म ही हो गया। तो सबसे ज्यादा विकास भी हमें देखने को मिलेगा, ये जो है टॉपिक आपके, ये अकबर के समय की चीजें देखने को मिलेगी। और स्थापत्य कला हमें महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगी शाहजहां के समय। और औरंगजेब के समय कोई ज्यादा नहीं है। औरंगजेब के तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि कई घटनाक्रम आते हैं। औरंगजेब ने संगीत को लेकर के पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। गाना बजाना, ये जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं, हर चीज पे क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो एक बार वो क्या बोलते हैं, वो जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसका वो जो शहर में वो निकालते हैं, वो मैं क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से जुलूस टाइप। तो कुछ संगीतकार थे, तो एक बार वो कुछ अपने जो संगीत उनके वाद्य यंत्र थे उनको लेकर के उनका जुलूस निकालने थे। औरंगजेब ने कोई बात पूछी, भाई क्या बात हुई? कि साहब इनको हम दफनाने जा रहे हैं, क्योंकि संगीत तो इस देश के अंदर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो औरंगजेब वापस क्या कहता है, इनको इतना ज्यादा गाड़ के आना, इतना दफना के आना कि ये वापस कभी निकल नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि अकबर ने जिस चीज को 50 साल बनाने का काम किया, हालांकि ऐसा नहीं है कि अकबर को विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा भाई, क्योंकि जब भारतीय इतिहास आपने कहां पढ़ा है अभी, जो ऑप्शनल जिसके सब्जेक्ट होता है वो इंडियन हिस्ट्री डिटेल में पढ़ता है, तब वहां चीजें निकल निकल के सामने आती है कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से शासन किया, उसको अपने जीवन काल में कैसे कैसे विद्रोह का सामना करना पड़ा। अकबर को भी अपने पूरे जीवन काल के अंदर विद्रोह का सामना करना पड़ा था, लेकिन अकबर दूरदर्शी था, समझदार था, और वो ये जानता था कि राजपूत विश्वास पात्र होते हैं। वो ये चीज समझ गया था, क्योंकि उसका अकबर का जो जन्म हुआ था खुद का, वो भी कहां हुआ था, अमरकोट के राणा बेरीसाल के पास। अगर उस वक्त बेरीसाल चाहता तो हुमायूं को गिरफ्तार करके बंदी बना के शेर शाह को सौंप सकता था, लेकिन बेरीसाल ने नहीं सौंपा, अपने पास रखा, उसको क्या दी, शरण दी। और वहीं अमरकोट के अंदर ही जन्म होता है अकबर का। तो अकबर, देखिए कुछ चीजों में चीजें नेचुरल होती है कि वो कितने दूरदर्शी हैं। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर ये चीज जानता था कि मैं पूरे भारत पर अगर मुझे साम्राज्य अगर शासन करना है तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी जो मेरे विश्वास पात्र हों। और अकबर के जो खुद के साथी थे मुगल दरबार में, जो अमीर थे,
वो इतने विश्वास पात्र नहीं हो रहे थे, धीरे धीरे ज्यादा विरोध की स्थिति में बढ़ रहे थे। और अकबर ये चीज समझता था कि राजपूत बहुत विश्वास पात्र होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। और आप तभी देखिएगा कि अकबर ने जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उस विशाल साम्राज्य को खड़ा करने में मान सिंह और बीकानेर का राय सिंह, इन दो का बहुत बड़ा योगदान था। खैर वो तो उधर की बाद की बातें हैं, इधर नहीं है। तो आपको ये चीज ये पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा इसमें मटेरियल जो आएगा वो अकबर के समय का आएगा, और शाहजहां के समय की सबसे ज्यादा चीजें आएगी स्थापत्य से संबंधित, साहित्य के संबंधित सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अकबर के समय। तो स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल मानो तो आप शाहजहां का समय मान सकते हो, हिंदी साहित्य का अगर स्वर्णिम काल मानो तो अकबर का मान सकते हो। इसके बाद में लास्ट में टॉपिक आता है महाराणा प्रताप स्ट्रगल विद द मुगल। तो ये टॉपिक तो बहुत बार पढ़ा है मैंने, अलग अलग जगहों पे, यूट्यूब पे पढ़ा है, यहां भी हम पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप का जो मुगलों के साथ संघर्ष। तो ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जहां महाराणा प्रताप के बारे में कोई क्वेश्चन आया नहीं हो। तो राजस्थान से जुड़े हुए टॉपिक, तो एक तो ये यूनिट है ये वाली, और एक है लास्ट वाली, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी वाली है। इसमें कोई पूरा नहीं है राजस्थान, राजस्थान के कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक हम देखेंगे, और बाकी उत्तर भारत के भी कुछ इसमें टॉपिक आते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो ये पूरी तरह से राजस्थान का नहीं है, 7वीं से 12वीं शताब्दी वाला। तो ये आपका सिलेबस है, और इतना प्यारा सिलेबस है, मतलब मजा आता है इस सिलेबस को देख के। हालांकि इन्होंने जो साम्राज्य वाला इस तरह की चीजें इन्होंने नहीं दी, नहीं तो आपको इतना मतलब और भी क्या मजा आता, पूरा अंदर एकदम ऐसे पढ़ते जैसे आपके सामने कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन अब साहित्य कला संस्कृति के अंदर तो मैं फिल्म नहीं चला सकता इसमें आपको कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ। ये तो कुछ चीजें टॉपिक हैं, वो केवल आर्ट के रूप में है, साइंस लिटरेचर, और ये आपको याद ही करने होंगे, फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट वाली चीजें हैं। लेकिन इतना वादा है मेरा, अगर आप ईमानदारी से मेरी चीज को फॉलो करते हैं, मेरी हर बात को फॉलो करते हैं, तो आप इस पेपर के अंदर 15 में से कम 12 क्वेश्चन ले आएंगे, कम से कम 12, बशर्ते आप ईमानदारी से मेरी हर बात को फॉलो करें। तो मुझे आशा है आप मेरी बातों को मानेंगे, और आपने ये कोर्स लिया है तो मैं आशा आपसे यही रखता हूं कि डिसिप्लिन से आप तैयारी करें। क्योंकि देखिए कई बार सारे विद्यार्थी अपने टीचर में आस्था रखने वाले नहीं होते, ये चीज मैं भी जानता हूं। हमने ऑफलाइन में इतने विद्यार्थी देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं, बहुत सारे। हालांकि मेरे पास में 90% सीरियस अभ्यर्थी ही एडमिशन लेता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीजें नहीं है कि मैं आपको लुभाऊं और फिर आप कोर्स लो। आपने भी लिया है तो आपने ये सोच के लिया है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, और जो पढ़ाऊंगा उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ये सोच करके ही आपने कोर्स लिया है, ये मैं जानता हूं। तो पूरी आस्था और विश्वास के साथ पढ़ें, और पूरे डिसिप्लिन के साथ में पढ़िएगा। जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उसके लिए आस्था होना बहुत जरूरी है। अगर उस टीचर में आपकी कोई आस्था या वैसे नहीं है तो आप उससे सीख नहीं सकते। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स को मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। और कई विद्यार्थी अभी भी कहेंगे हमको तो लिखने में जोर आता है, दे दो और नहीं, तो भाई ऐसी कोई चाहे बात ही मत करना, मुझे ये मैसेज मत भेजना कि नोट्स का प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दो। और अगर इतने से भी नोट्स आप नहीं लिख पाओ तो फिर तैयारी करने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, क्यों अपने घर वालों का समय खराब कर रहे हो, जब आप ईमानदारी से टीचर की हर बात को फॉलो नहीं कर सकते। कोई बहाना नहीं है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरे बुखार चढ़ रहा है, मैं आज नहीं लिख रहे हो तो 10 दिन बाद लिख लेना, 20 दिन बाद लिख लेना। ये तो जब तक कोर्स की वैलिडिटी है तब तक आपके सामने उपलब्ध रहेगी चीजें। खुद लिखने के बाद में जब आप एग्जाम से पहले इन चीजों को पढ़ोगे अपने नोट्स से, वो आनंद जो आपको मिलेगा, वो अगर ये ऑप्शन भी आ जाए कि आप इनका निकाल सको प्रिंट, तो वो आपको आनंद कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे साथ साथ नोट्स लिखते रहिएगा। नोट्स या तो उसी दिन अपलोड हो जाएंगे, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके पास ही मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो जैसे मान लीजिए आप कई टॉपिक के वीडियो 3 बन गए और पीडीएफ उसकी एक ही है, तो उस दिन मान लो एक वीडियो अपलोड किया तो नेक्स्ट डे पीडीएफ अपलोड कर देंगे आगे, या उससे नेक्स्ट डे कर देंगे।
तो पीडीएफ के लिए ऐसे मत करना कि सर आज पीडीएफ आई नहीं, आज आई नहीं, आज आई नहीं, आज नहीं आई, वो कल आ जाएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। वो टॉपिक के अनुसार अपलोड होता है। तो ये और डेली की जो है वो आपकी एक क्लास रहेगी, इसमें एक वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है आपका कि जिसको वर्षों लगेंगे। और इसके अलावा एक क्लास का टाइम पीरियड है वो 35 से 40 मिनट के बीच का मैं समय रखूंगा, ताकि आप आराम से उसको देख सको और जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ तैयारी कीजिएगा। पहले भी बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट में हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए थे और जिन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया था, बहुत सिलेक्ट हुए हैं। और यहां तो मैं आपको ये चीजें सारी पढ़ा रहा हूं, तो आप तो ये सोचिए कि आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन होंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा इसमें। और बाकी इसमें देखिएगा, ये जैसे मेंटल एबिलिटी वाले ये टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक ये ऐसे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड हैं। हालांकि एक्स्ट्रा जानकारी अब आपको दे रहा हूं। तो कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो इस कोर्स में तो मैं आपको हिस्ट्री करा रहा हूं। ये वाले टॉपिक हैं, ये आप यूट्यूब पे बैंक के, एसएससी के, एक से बढ़कर एक यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत शॉर्ट ट्रिक से हर चीज से तैयारी करवाते हैं, तो आप उनको वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे मैनेजमेंट हो गया, करंट हो गया, तो उसका कोर्स भी मैं अलग से लेकर के आऊंगा। मैनेजमेंट का भी लाऊंगा, न्यूनतम शुल्क पे आ जाएगा अलग से कोर्स, और करंट का भी अलग से कोर्स आ जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान का भूगोल भी है आपके। तो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी का भी पर्टिकुलर अलग से कोर्स निकाल रखा है। जो विद्यार्थी सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी, अब जिन्होंने राजस्थान जीके का या सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा है उनको लेने की जरूरत नहीं अलग से। लेकिन जिन्होंने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है और वो सिर्फ ज्योग्राफी का, राजस्थान की ज्योग्राफी का कोर्स लेना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार मैप से पूरी ज्योग्राफी समझाई गई है। 5 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे एग्जाम में ज्योग्राफी के। तो पूरा अलग से कोर्स भी है। जब ये स्टोर पर आप क्लिक करेंगे ऐप में, तो कई कोर्स हैं, तो उसमें एक राजस्थान की ज्योग्राफी का भी कोर्स है। तो आप उसमें सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड हैं, तैयार है वो पूरा कोर्स। उसमें भी नोट्स, वीडियो और टेस्ट पेपर, तो वो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स मैं लेकर के आऊंगा ही पूरा अलग से। और करंट जो है उस करंट का भी लाएंगे। ये हो गया करंट अफेयर वाला। करंट का बाद में आएगा, क्योंकि कब पेपर होता है उससे पहले करंट आएगा। तो मैं आज ही अगर करंट का वीडियो बना दूं, कल को एग्जाम हो ही नहीं, मान लो समय लग जाए, तो फिर करंट का कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए मैं करंट हमेशा लास्ट में पढ़ाता हूं। तो 5-6 महीने का, 6-7 महीने का करंट मेनली पढ़ना होता है एग्जाम से पहले का। तो इसलिए करंट का वीडियो बाद में आएगा, और मैनेजमेंट का भी कुछ ही दिन में यहां अपलोड हो जाएगा। बाकी ये हिंदी इंग्लिश वगैरह रहे तो ये आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी इजी टॉपिक हैं। ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस के लिए 6 से 8 की किताब पढ़ लो, सफिशिएंट है आपके लिए, तो बहुत है वो। या पतली सी कोई भी साइंस की किताब आती है वो पढ़ लो आप। और इंडियन पॉलिटी है, तो पॉलिटी का तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी अच्छी ऑथेंटिक किताब आती है, जैसे मान लीजिए ये लक्ष्मीकांत की किताब आती है, उससे पढ़ सकते हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के, साइंस के भी 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे अहम रोल मुख्य रूप से रहता है वो हिस्ट्री का, मैनेजमेंट का और करंट का। तो 35 क्वेश्चन का पोर्शन हो गया आपका 75 में से, ये तीनों। और ये मैं आपको कोर्स में करवाऊंगा। हिस्ट्री का तो ये है ही, मैनेजमेंट का भी अलग से आएगा और करंट का भी अलग से आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।